तो नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th की बायोलॉजी चल रही थी, जिसमें क्लास 12 बायोलॉजी का आपका जो चौथा चैप्टर होता है जन्म स्वास्थ्य, ये चैप्टर आपका चल रहा था। और इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट तक देख लिया था। आज का वीडियो आपका लेक्चर नंबर सेकंड होने वाला है, जिसमें हम लोग बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले यदि आप लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट को नहीं देखा है, या फिर इससे पहले के चैप्टर जितने भी मैंने आपको कंप्लीट करवाए, उसे अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उन सभी चैप्टर्स को भी आप लोग देख लीजिए। यदि आप अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में 90 से 95% तक बिल्कुल आराम से इसको करना चाहते हो, तो सारी चीज़ों को आप लोग देखो। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, और बोर्ड के अकॉर्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सारी आपको नोट्स के अंतर्गत बताया जाता है। तो इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत किया करो, वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को भी सब्सक्राइब किया करो, और साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो। तो चलिए अब हम लोग अपने वीडियो की बात कर लेते हैं। और साथ ही में यदि आपको इसी प्रकार से हैंड रिटन नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस 499 रहने वाला है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बेस्ट हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं, और साथ ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दिया जाता है। और साथ में आपको इंग्लिश प्लस हिंदी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। व्हाट्सएप नंबर हमारा होता है 9793940081। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप में मैसेज करना है। जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना होगा उनको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी, कैसे वो लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का आपका चौथा चैप्टर होता है जनस्वास्थ्य चैप्टर की बात कर रहे थे। इस चैप्टर में लेक्चर नंबर फर्स्ट तक हम लोगों ने देखा था, जिसमें बहुत सारे टॉपिक को हम लोगों ने समझा था। जन स्वास्थ्य के बारे में समझा था, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में समझा था। साथ ही में उसके लिए अपनाई गई रणनीतियों के बारे में समझा था, और बहुत सारे टॉपिक थे जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में समझा था। आज के लेक्चर में हम लोग क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, आइए हम लोग उसको देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटाता हूँ। जो टॉपिक हम लोग पिछली वीडियो में कर रहे थे उसी से आगे हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। उसमें एक टॉपिक आपका आया था उल्वेधन, जिसे हम लोग बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। क्या होता है उल्वेधन, आइए इसको समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत जो आपके यहाँ पर कह सकते हैं कार्यनीतियाँ अपनाई गई थी, उसी में एक आपका था उल्वेधन। तो उल्वेधन का मतलब यही होता है कि एक ऐसी जांच होती है जिससे पता चल जाता है कि गर्भ में आपका कह सकते हैं कि लड़का है कि लड़की है। तो जब लड़की होता है तो बहुत लोग उसको क्या करते हैं, मार देते हैं। तो इसी की वजह से जो उल्वेधन की प्रक्रिया है इसको यहाँ पर बैन कर दिया गया है। तो वही चीज़ ये आपका उल्वेधन होता है। इसमें आप लोग बताएंगे कि भ्रूण के चारों ओर एक भ्रूणकला एमनियॉन पाई जाती है, तथा भ्रूण इस भ्रूणकला से ढकी व तरल से भरी एक गुहा में स्थित होता है, और इस तरल में कुछ भ्रूणीय कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। उल्वेधन में क्या होता है कि उल्वेधन विधि में एक सिरिंज के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, तरल की कुछ मात्रा में अमनियोटिक गुहा से निकाल ली जाती है, और इस तरल में निलंबित जो कोशिकाएं होती हैं कि गुणसूत्रों की जांच कह सकते हैं कि से भ्रूण की किसी विकृति का पता लगाया जाता है। वैसे तो इसका जो मेन मकसद था कि जो भ्रूण में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका पता लगाना था, लेकिन इस जांच की गुणसूत्रों पर आधारित है, इसीलिए क्या होता है कि इससे भ्रूण के लिंग का भी पता चल लग जाता है। यानी कि वैसे जो उल्वेधन का मेन मकसद था कि जो भ्रूण है उसमें अगर कोई भी प्रकार की कोई भी बीमारी है तो उसका पता लगाने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती थी। लेकिन इससे क्या होता है कि आपका ये कह सकते हैं गुणसूत्रों के ऊपर आधारित जांच है, तो इससे ये भी पता चल जाता है कि ये आपका भ्रूण के लिंग का पता भी लग जाता है। तो इस तकनीक का भ्रूणीय लिंग की जांच तथा कन्या भ्रूण हत्या में प्रयोग किया गया है। यानी कि जो ये तकनीक है उल्वेधन, इसका बहुत सारा कह सकते हैं कि आप लोग प्रयोग किया जाने लगा भ्रूणीय लिंग की जांच के लिए, कि लड़का लड़की पता लगाने के लिए। और साथ ही में जब यहाँ पर कन्या होती थी तो कन्या भ्रूण हत्या में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लगा। तो इसीलिए अब इस विधि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और यह परीक्षण प्रायः गर्भकाल के 16वें से 18वें सप्ताह में किया जाता है। यानी कि जो उल्वेधन है इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन अगर ये परीक्षण होता भी है तो गर्भकाल के 16वें से 18वें सप्ताह के अंतर ही इसको कराया जाता है। तो इस प्रकार से उल्वेधन क्या था उसे आप लोगों ने समझ लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि उल्वेधन के बारे में बताइए। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। जो उल्वेधन प्रक्रिया होती है इसका मेन काम यही होता है कि जो भ्रूण है उसमें कोई भी प्रकार की अगर कोई विकृति आ जाती है, कोई भी प्रकार की दिक्कत होती है, तो उसका पता लगाने के लिए उल्वेधन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। लेकिन ये जो जाँच होती है उल्वेधन की, ये आपकी गुणसूत्रों पर आधारित होती है। तो इसीलिए इससे ये भी पता चल जाता है कि जो भ्रूण है वो कैसा है, नर है या मादा है। तो ये पता लग जाने के बाद बहुत लोग उसको क्या करते थे कि कन्या भ्रूण हत्या करा देते थे, जिसकी वजह से इस पर पूर्ण से प्रतिबंध लगा दिया गया है। और अगर यह परीक्षण कराया भी जाता है तो गर्भकाल के 16वें से 18वें सप्ताह के बीच में ही कराया जाता है। इस प्रकार से उल्वेधन क्या होता है, एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, आप लोगों ने समझ लिया है।
अब पिछले वीडियो में जो मैंने आपको बताया था जन व बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के बारे में, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले जनन व बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में समझा था, उसके बाद फिर उसकी कार्यनीतियों के बारे में समझा था। अब यहाँ पर हम लोग उसकी उपलब्धियों के बारे में समझ लेते हैं कि अगर ये जनन व बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम चलाया गया, तो इसके पीछे यानी कि कह सकते हैं चलाने से इसमें क्या-क्या चीज़ें हम लोग को प्राप्त हुई, उपलब्धियाँ क्या-क्या मिली, किन-किन चीज़ों में हम लोगों ने विजय हासिल करी, वो चीज़ हम यहाँ पर आइए समझ लेते हैं, क्या-क्या लाभ प्राप्त हुए जनन व बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम से, आइए उसको देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट आप हमें बताएँगे कि शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर में कमी हुई है, यानी कि जनन व बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के चलाने से जो शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर है, उसमें कमी आई है। लोगों में छोटे परिवार को अपनाना प्रारंभ किया, यानी कि जो लोग हैं, उन्होंने जागरूक हुए इसके कार्यक्रम के अंतर्गत और छोटे परिवार को अपनाना प्रारंभ कर दिया है। तीसरा पॉइंट आपका इसमें हो जाता है कि चिकित्सा सहायता प्राप्त प्रसव की संख्या में वृद्धि हुई, यानी कि जो चिकित्सा सहायता से जो प्रसव हो रहे हैं, उनकी संख्या में वृद्धि हो गई है। पहले क्या होता था कि पहले घर में ही करवा दिया जाता था, जिसकी वजह से बहुत सारी मृत्यु हो जाती थी। शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ती चली जाती है। लेकिन फिलहाल के लिए चिकित्सा सहायता से अब प्रसव कराया जाता है, जिसकी वजह से इसमें कमी आई है, मृत्यु दर में कमी आई है। चौथा पॉइंट आपका इसमें हो जाता है कि बांध दंपतियों की जांच तथा उनके संतान पैदा करने के अवसर बढ़े, यानी कि जो बंद दंपति होते हैं, जो संतान को उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, उनकी जांच तथा उनके संतान पैदा करने की जो अवसर हैं, उसको बढ़ाया गया है। आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसकी सहायता से जो लोग नहीं पैदा कर पाते हैं बच्चे, उनको भी इसका कह सकते हैं संतान पैदा करने का अवसर दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट आपका इसमें हो जाएगा कि यौन संबंधित रोगों के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ी है, यानी कि जो यौन से संबंधित जो रोग होते हैं, जो रोग फैलते हैं, उसके लिए जो लोग हैं वो पूर्ण तरह से जागरूक हो रहे हैं। उसमें जागरूकता बढ़ गई है और उनको पता चल गया है कि यौन संबंधित रोगों से कौन-कौन से रोग होते हैं, उनसे संबंधित कौन-कौन से रोग होते हैं और किस प्रकार की गलतियों से ये रोग आपको हो सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा कि जन व बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम जो है, उससे बहुत सारी उपलब्धियाँ हम लोग को प्राप्त हुई हैं। जैसे कि मृत्यु दर में कमी आई है, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में लोगों ने छोटे परिवार को अपनाना प्रारंभ किया है। प्रसव को चिकित्सा सहायता प्रदान हुई है, बंद दंपतियों की जांच और उनके संतान पैदा करने के अवसर बढ़े हैं और यौन संबंधित रोगों के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ी है। तो इस प्रकार से बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन ये जो आपका 5 पॉइंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट यही पॉइंट आपके होते हैं। इन्हें भी आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और वहाँ पर अब हम लोग समझने वाले हैं जनसंख्या विस्फोट के बारे में। ठीक है? तो इस पेज को मैंने हटा दिया है, नेक्स्ट पेज लेकर के आ जाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जनसंख्या विस्फोट के बारे में कि आखिर जनसंख्या विस्फोट क्या है। जनसंख्या विस्फोट का मतलब यही है कि जनसंख्या में जब बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी तो इसको हम लोग बोलेंगे जनसंख्या विस्फोट। आप लोग परिभाषा बताओगे कि अपेक्षाकृत कम समय में हुई जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को हम लोग क्या बोलेंगे, जनसंख्या विस्फोट बोलेंगे। सिंपल सी परिभाषा है कि कम समय में, यानी कि कम समय में जब ज़्यादा जनसंख्या उत्पन्न हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनसंख्या विस्फोट बोलेंगे। यानी कि अपेक्षाकृत जब कम समय में जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, तो इसको हम लोग जनसंख्या विस्फोट बोलेंगे। अगला पॉइंट आप बताएंगे कि हमारे देश की जनसंख्या स्वतंत्रता के समय लगभग 40 करोड़ थी, लेकिन यह बढ़ करके 1981 में लगभग 17 करोड़ हो गई और 2011 में जनगणना हुई तो पता चला कि भारत में जनसंख्या 121 करोड़ हो गई। अब फिलहाल यदि हम लोग बात करेंगे तो विश्व भर में भारत चीन के बाद जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है। अभी कुछ दिन पहले ही ऐसा हुआ था कि जो भारत है वो पहले स्थान पर पहुंच गया था, लेकिन वापस से फिर भारत दूसरे स्थान पर आ गया है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा समस्या का कारण है। यदि भारत में बहुत इसी तरीके से लगातार जनसंख्या में वृद्धि होती रहेगी, तो फिर अनेक प्रकार के संसाधन हैं उनकी कमी होती चली जाएगी और लोगों को सही प्रकार से खाना नहीं मिल पाएगा, सही प्रकार से कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो सही प्रकार से उनको नहीं मिल पाएँगी और फिर वो अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी नहीं पाएँगे। तो इसीलिए जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा समस्या का कारण है। जनसंख्या विस्फोट के बारे में ये जो जानकारी मैंने आपको दी है, आपको अच्छी लगी होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जनसंख्या विस्फोट के कारणों को समझ लेते हैं कि यह जनसंख्या विस्फोट ये है जो ये किन कारणों से इतना ज़्यादा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो जनसंख्या विस्फोट कारण निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट आप इसमें बताएँगे कि मृत्यु दर में आई निरंतर कमी, यानी कि मृत्यु दर में कमी आई क्योंकि चिकित्सा इतनी सारी बढ़ गई है अपने देश में कि क्या होता है कि कोई भी बीमारी होती है तो उसको चिकित्सा सहायता से उसको सही कर ली जाती है।
पहले ऐसा होता था कि अगर कोई सर्दी जुकाम भी हो गया ना तो उससे भी आदमी की मृत्यु हो जाती थी। लेकिन अब चिकित्सा इतनी ज़्यादा हो गई है कि अगर कोई भी प्रकार की बीमारी हो जाती है तो उसको चिकित्सा के द्वारा सही कर दिया जाता है। तो इसीलिए मृत्यु दर में आई निरंतर कमी की वजह से भी जनसंख्या विस्फोट कारण बढ़ा है। दूसरा पॉइंट आप बताएंगे कि मातृ मृत्यु दर में कमी आई है, यानी कि जो मातृ। ये तीसरा पॉइंट आप बता सकते हैं शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है। तो इस प्रकार से 3 पॉइंट आपके ये हो गए। चौथा पॉइंट आपका इसमें हो जाएगा कि जनन आयु काल वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि, यानी कि जो जनन आयु काल वाले व्यक्ति हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से 4 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट थे कि मृत्यु दर में निरंतर कमी आई है। दूसरा पॉइंट बताएंगे कि मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। तीसरा बताओगे आप लोग शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। चौथा बताओगे आप लोग जनन आयु काल वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है। तो ये सारे कारण हैं जनसंख्या विस्फोट के। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम के बारे में समझते हैं कि यदि जनसंख्या विस्फोट इसी प्रकार से लगातार होता रहा तो कौन-कौन से दुष्परिणाम हम लोग को देखने को मिल रहे हैं और कौन-कौन से भविष्य में देखने को मिलेंगे। पहला आपका हो जाएगा शिक्षा व्यवस्था की समस्या, यानी कि शिक्षा व्यवस्था की समस्या आएगी। यानी कि जैसे मान लीजिए एक परिवार है, तो अगर वो मान लीजिए गरीब परिवार है और उसमें बहुत सारे बच्चे हो जाएँगे, तो क्या होगा कि वो सभी बच्चों को पढ़ा नहीं पाएँगे अच्छे तरीके से, तो क्या होगा शिक्षा व्यवस्था की समस्या आएगी। दूसरा आपका हो जाएगा रोज़गार की समस्या, जैसे कि मान लीजिए क्या बढ़ती चली जाएगी, तो रोज़गार की समस्या भी आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती चली जाएगी। फिलहाल भी आप लोग देख सकते हो कि ये समस्याएँ बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, जनसंख्या के कारण ही ये सारी समस्याएँ हैं। क्योंकि यदि जितनी भी वैकेंसी है उससे करोड़ों लोग ज़्यादा हैं, एग्ज़ाम देते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब मान लीजिए 10,000 वैकेंसी निकली है किसी भी कह सकते हैं कि जगह पर, और वहाँ पर आप लोग भर दोगे 5 लाख 10 लाख फॉर्म भर दोगे, तो उसमें 10,000 लोगों का हो गया, बाकी जो बचे लोग 4,90,000 वो लोग कहाँ जाएँगे? तो वो लोग बेरोज़गार ही तो रहेंगे। तो ये चीज़ समझना है आपको कि रोज़गार की समस्या भी यहाँ पर उत्पन्न होती है। तीसरा पॉइंट आपका इसमें हो जाएगा खाद्यान्न आपूर्ति की समस्या। अब ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो खाना है इसकी आपूर्ति की समस्या भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि यदि मान लीजिए कि जैसे जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी तो उनको रहने के लिए घर चाहिए। अब वो लोग क्या करेंगे, खेत को घर बना देंगे, तो फिर खेती कहाँ होगी? खेती नहीं होगी तो फिर अनाज कहाँ उत्पन्न होगा? अनाज नहीं उत्पन्न होगा तो आप लोग खाना कैसे खाओगे? तो ये समस्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चौथा आपका है निर्धनता, यानी कि जितने ही संतान ज़्यादा होते चले जाएँगे आप लोग गरीबी आपकी बढ़ती चली जाएगी। पाँचवाँ पॉइंट आपका इसमें हो जाएगा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा समस्या, यानी कि ये भी आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा समस्या। तो जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम भी मैंने आपको समझा दिए हैं। अब हम लोग जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के उपाय के बारे में भी समझ लेते हैं कि जनसंख्या वृद्धि को किस प्रकार से हम लोग रोक सकते हैं, उसके लिए क्या-क्या उपाय अपना सकते हैं। और साथ ही में जनसंख्या विस्फोट जो ये क्वेश्चन है, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर के लिए आता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग अभी से तैयार कर लोगे ना तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी और आप लोग वहाँ पर पूरे आराम से नंबर स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ पर अब हम लोग बात करने वाले हैं जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के उपाय के बारे में। तो इसमें आप लोग पहला उपाय बताओगे कि जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावी तरीका गर्भ निरोधकों का प्रचार प्रसार, यानी कि जो गर्भ निरोधक हैं उनके प्रचार प्रसार से हम लोग जनसंख्या नियंत्रण को रोक सकते हैं, जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपका इसमें हो जाएगा कि छोटे परिवार और दंपतियों को प्रोत्साहन देना है कि जो छोटे परिवार के दंपत्ति हैं जिनके घर में 1 या 2 संतान हैं तो उनको प्रोत्साहित करना कि उनका परिवार बहुत ही अच्छा है, सही परिवार है। तो तीसरा पॉइंट आपका इसमें हो जाएगा शिक्षा व्यवस्था, यानी कि लोगों को जागरूक करना, सभी लोगों को शिक्षित करना ताकि वो लोग अपना सही गलत जान सकें और साथ ही में इस प्रकार की समस्याओं से हम लोग को कह सकते हैं कि हेल्प करें इन चीज़ों से निपटने के लिए। चौथा पॉइंट आपका इसमें हो जाएगा परिवार कल्याण संबंधित कार्यक्रम को बढ़ावा देना। जो आपका परिवार नियोजित कार्यक्रम था, वही जो आपका परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रम हो जाता है, उसको बढ़ावा देना ताकि इस प्रकार से चीज़ें कंट्रोल की जा सकें। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे जनसंख्या विस्फोट के बारे में। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने इतना ही पढ़ लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे गर्भ निरोधक के बारे में पूरा डिटेल में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।